Hello everyone, welcome back to the channel. Today we will study the part 3 of chapter 4 climate of class 9 geography. Yes, we were studying climatic controls. Now we will study factors affecting India's climate. कि कौन से फैक्टर हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहे हैं. मेंशन है यहाँ पे लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स. तो अब हम इसको समझते हैं. लैटिट्यूड, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री. हमें पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल सेंटर से हमारी कंट्री के गुजरता है. अगर आप ऑब्जर्व करें फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू मिजोरम इन द ईस्ट. गुजरात में है रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट. कहाँ पे? वेस्ट से लेकर के और ईस्ट में हमारा मिजोरम में, यहाँ तक हमारा क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और हमारी जो आधी कंट्री है, अगर हम देखें नीचे के साइड में, तो साउथ में है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के. बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल एरिया, तो वो ट्रॉपिकल एरिया बिलोंग करती है. ऑल द रिमेनिंग एरिया नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक. और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो ऊपर का एरिया है, नॉर्थ की साइड का सारा आधा, वो क्या कहलाता है? सब ट्रॉपिक्स एरिया में. देयरफॉर इंडियाज क्लाइमेट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. इसलिए हमारी कंट्री में जो है दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट दोनों तरह के. नाउ ये जो चीज़ें हैं ये हमारी किस चीज़ को इफेक्ट कर रही है? क्लाइमेट को. ठीक है, क्योंकि अगर आप समझ सकते हैं सब ट्रॉपिकल है तो बारिश, ट्रॉपिकल है तो ज़्यादा बारिश रहेगी, और सब ट्रॉपिकल है तो रेनफॉल जो है वो कम होगी. और एल्टीट्यूड, इंडिया हैज़ माउंटेन्स टू द नॉर्थ विच हैव एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 6000 मीटर. एल्टीट्यूड तो आपको पता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो आपने पढ़ा है, बट एल्टीट्यूड जो होता है वो हाइट होती है. तो हमारे यहाँ माउंटेन की हाइट्स है 6000 मीटर से भी ज़्यादा. इंडिया ऑल्सो हैव्स अ वास्ट कोस्टल एरिया वेयर द मैक्सिमम एलिवेशन इज़ अबाउट 30 मीटर्स. और कोस्टल एरियाज भी हैं, उनकी हाइट सिर्फ 30 मीटर्स तक ही है. द हिमालयस प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट. अब ये हिमालय क्या करते हैं? ये जो कोल्ड विंड्स आती हैं बाहर से, इनको रोक लेती हैं, वो इनसे टकरा के रुक जाती हैं और अंदर एंटर नहीं हो पाती. इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स दैट दीज सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली माइल्डर विंटर्स. इसीलिए हमारे विंटर भी जो होते हैं, जो इनसाइड एरिया हैं, वहाँ पर कैसे विंटर होते हैं? माइल्डर होते हैं. बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती. ठंड तो पड़ती है बट उस लेवल की नहीं पड़ती जैसे कि सेंट्रल एशिया में होती है, अगर हम कंपेयर करें. तो एल्टीट्यूड भी हमारी क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहा है, लैटिट्यूड भी इफेक्ट कर रहा है. अब हम देखते हैं प्रेशर एंड विंड्स, ये कैसे हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करती है. द क्लाइमेट and associated weather condition in India are governed by the following atmospheric conditions. ठीक है, प्रेशर एंड सरफेस विंड, इसकी पार्ट क्या है? प्रेशर एंड सरफेस विंड, अपर एयर सर्कुलेशन एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. ठीक है, इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड. दीज विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न hemisphere. They blow south, get deflected to the right due to the Coriolis force. Coriolis force के बारे में हमने पहले ही बात करी थी. And move on towards the equatorial low pressure area. Generally these winds carry very little moisture as they originate and blow over land. Therefore they bring little or no rain. Hence India should have been an arid land, but it is not so. Let us see why. अब मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि प्रेशर जो होता है सरफेस विंड की वजह से भी होता है. सरफेस विंड क्या होती है? जो हमारी ज़मीनी स्तर, नीचे की साइड में जो विंड्स चल रही हैं, हॉरिजॉन्टली चल रही हैं, और वो होती है हमारी सरफेस विंड. ठीक है, उनका वो कैसे चलती है सरफेस विंड, मैं आपको बताऊंगी. अपर एयर सर्कुलेशन होता है जो ट्रोपोस्फेयर में हो रहा है. ठीक है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, साइक्लोन जो होते हैं इधर यूरोपियन साइड में जितने भी मतलब सी हैं, ब्लैक सी एंड ऑल सी, तो वहाँ से साइक्लोन जो होता है डेवलप होता है और कैसे करके वो इफ़ेक्ट करता है. ठीक है, अब मैं आपको एक फिगर दिखाती हूँ, होप कि आपके समझ में आएगा थोड़ा. देखिए ये फिगर है, मैं आपको कोशिश करती हूँ कि समझा पाऊँ थोड़ा बहुत फिगर की हेल्प से. जो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर सोचिए आप, यहाँ पे सन है. ठीक है, इधर यहाँ साइड से सन रेज जो है वो यहाँ पे आ रही हैं. आपको ये पता है कि मैंने आपको बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास कर रहा है? सेंटर ऑफ आवर कंट्री. तो यहाँ से जब सन रेज आई तो क्या हुआ, यहाँ पे जो एयर मासेस थी वो ऊपर उठना शुरू हो गई.
यहाँ से ऊपर उठना शुरू हो गई, क्योंकि जब हीट ज़्यादा आई तो प्रेशर जो था एयर का कम होने लगा, क्योंकि एयर जो है ऊपर जा रही है। अब वो एयर ऊपर जा कर के कोरियोलिस फोर्स की वजह से सीधे नहीं जाके जो है इधर डाइवर्ज हो जाएगी डिफरेंट डायरेक्शन में, और कहीं और जाकर जहाँ पे कम हीट होगी वहाँ पर सेटल हो जाएगी, ठीक है। और फिर उसके मैंने आपको ये समझाया ना, आपकी समझ में आ रहा है। तो फिर उसके बाद जब वो सेटल्ड हो जाएगी, अब वापस क्या होगी, वो वापस तो नहीं रुकी रहेगी ना, गायब हो जाएगी। तो फिर वो जो है सरफेस एयर जो है सरफेस विंड बनेगी, और फिर इधर जो है स्कैटर्ड होना यहाँ से ऐसे स्टार्ट कर देगी। आप सोचोगे ये तो ऐसे सीधी सीधी आनी चाहिए विंड, है ना, नहीं, फिर कोरियोलिस फोर्स लगेगी और जो है हमारी ये विंड्स जो हैं ये सीधी नहीं जाके कैसे हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। कैसे डाइवर्ज हो जाएंगी, आपको दिख रहा होगा इसके अंदर एरोज जो बने हुए हैं वो सीधे नहीं हैं, वो जो हैं थोड़े से टिल्टेड हैं। दिख रहे हैं आपको ब्लू और ऑरेंज, यस दिस वन। तो ये एरो जो है टिल्टेड है क्योंकि कोरियोलिस फोर्स लग रही है। मैंने आपको बताया था कोरियोलिस फोर्स कब लगती है, जब कोई चीज़ मूव कर रही होती है, उससे कोई भी चीज़ स्ट्रेट नहीं जाती। अगर मैं कहूँ कि ये अर्थ जो है आपको पता है ये रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस पर, तो अगर कोई भी चीज़ है वो विंड जो है वो सीधे नहीं जाके क्या होगी, क्योंकि वेलोसिटी जो है अलग है, अर्थ के रोटेशन की स्पीड अलग है, विंड की स्पीड अलग है, तो दोनों चीज़ें कैसे साथ में जाएंगी, तो इसलिए जो है ये मतलब अलग तरीके से जाती हैं। आई होप आपकी फिगर समझ में आया होगा। जो यहाँ पे कह रहे थे कि दे ब्लो साउथ गेट डिफेक्टेड टू द राइट ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स एंड मूव ऑन टुवर्ड द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया। Generally, these winds carry very little moisture as they originate and blow over land, therefore they bring little or no rain. क्योंकि आपको पता ही कहाँ से ओरिजिनेट हुई ये विंड्स, कहाँ से, जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जहाँ पे हीट ज़्यादा पड़ रही थी वहाँ से उठी, तो ऑब्वियसली वहाँ मॉइस्चर तो नहीं होगा, और फिर ये सेटल डाउन हो गई और फिर ये सरफेस विंड्स बन गई। तो जब ये नीचे आई तो बारिश या तो नहीं होनी चाहिए या फिर बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। क्यों, देखते हैं। द प्रेशर एंड विंड कंडीशन ओवर इंडिया आर यूनिक। क्या कह रहे हैं कि प्रेशर और जो विंड कंडीशंस है इंडिया में बहुत यूनिक है। ड्यूरिंग विंटर देयर इज़ अ हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ टू द हिमालयाज, कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टू द लो प्रेशर एरियाज ओवर द ओशन टू द साउथ। कह रहे हैं विंटर के टाइम में हाई प्रेशर एरिया जो है नॉर्थ में, जहाँ पे मतलब हाई प्रेशर एरिया जहाँ पे विंड ज़्यादा है हिमालय के, तो वहाँ पे कैसी विंड ब्लो हो रही है, कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो हो रही है, ठंडी और सूखी। फ्रॉम दिस रीजन कहाँ पे ब्लो हो रही है, टू द लो प्रेशर एरिया, जहाँ पे लो प्रेशर है, ठीक है, जो कि है साउथ में, ओशंस में। अब इन समर अ लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर इंटीरियर एशिया एज वेल एज ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। क्या हुआ, पहले जब ये वहाँ से चली विंटर्स में कहाँ से, हिली एरिया की साइड में या नॉर्थ की साइड से, तो कहाँ गई, तो नॉर्थ की साइड बिल्कुल ड्राई एयर चल रही है, तो ऑब्वियसली मॉइस्चर कम है, तो फिर जाकर के सेटल हो गई है ओशन में। अब जब ये ओशन से उठेंगी तो अकेले नहीं उठेंगी, इन्हें अकेले उठना नहीं पसंद है। अब ये क्या लेके जाएंगे ओशन से, मॉइस्चर। यस, यही कह रहे हैं दिस कि इन समर लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर इंटीरियर एशिया एज वेल एज ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। दिस कॉज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड्स ड्यूरिंग समर। एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया ओवर द सदर्न इंडियन ओशन इन अ साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन, क्रॉसेस द इक्वेटर, yes, and turns right toward the low pressure area over the Indian subcontinent. Now these are known as the southwest monsoon wind. These winds blow over the warm oceans, gather moisture and bring widespread rainfall over the mainland. मैंने कहा ना जब ये ओशन से चलेंगी तो इक्विवेलेंट चलेंगी और रेनफॉल लेंगी, और फिर जो है इसीलिए समर जब आता है, समर के साथ या समर के बाद जो आती है रेनफॉल आती है, क्योंकि विंड्स जो होती हैं विंटर में नॉर्थ में चलती हैं और फिर वो जाके सेटल्ड होती हैं। लो प्रेशर एरिया उस टाइम पे कहाँ पे होता है, यस, ओशन में। तो ओशन से फिर जब ये उठती हैं समर के टाइम पे, समर के बाद, तो फिर ये बारिश लेकर के या रेनफॉल लेकर के आती है, मॉइस्चर लेकर अपने साथ। द अपर एयर सर्कुलेशन इज द रीजन is dominated by a westerly flow. An important component of this flow is the jet stream. अब jet stream जानते हैं क्या है, जो अब लोअर एयर प्रेशर या सरफेस एरिया तो आपने पढ़ लिया, अपर एयर प्रेशर या अपर एयर सर्कुलेशन क्या है, किससे डोमिनेट हो रहा है, किससे इफेक्ट हो रहा है, जेट स्ट्रीम से। These jet streams are located approximately over 27 डिग्री to 30 डिग्री नॉर्थ एल्टीट्यूड। यानी ये हो गया आपका जो लाइन है
इससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा सा ऊपर। देयरफॉर दे आर नोन एज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। और मैंने आपको बताया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर का जो पोर्शन है वो सब ट्रॉपिकल है, तो इन्हें सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स भी कहते हैं। ओवर इंडिया दीज जेट स्ट्रीम्स ब्लो साउथ ऑफ द हिमालयाज ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट इन समर। पूरे साल सिर्फ समर को छोड़ के, तभी तो यूनिक है ना हमारा इंडिया का क्लाइमेट। ठीक है, अब पहले समझ लेते हैं जेट स्ट्रीम क्या है। दीज आर अ नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड ओवर अबव 12,000 मीटर वेस्टर्ली विंड्स इन द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में ये विंड आती हैं। देयर स्पीड वेरीज फ्रॉम अबाउट 110 किलोमीटर पर आवर इन समर टू अबाउट 184 किलोमीटर पर आवर इन विंटर। विंटर में इनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है और समर में भी कम नहीं है, 110 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। अ नंबर ऑफ सेपरेट जेट स्ट्रीम्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। द मोस्ट कॉन्स्टेंट आर द मिड लैटिट्यूड एंड द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। मतलब बहुत जेट स्ट्रीम्स हैं, मतलब बेल्ट से चलती हैं, बट जो ये वाली है ये सबसे ज़्यादा देखी गई है। कौन सी? मिड लैटिट्यूड एंड सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। अब ये समर मतलब हिमालय ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट इन समर। समर में क्यों नहीं है ये? देखिए क्या होता है, द वेस्ट इस साइड से नहीं चलती। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज एक्सपीरियंस्ड इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री आर ब्रॉड बाय दीज वेस्टर्ली फ्लो। जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज होती हैं पूरे टाइम ये जो चलती हैं ये चल रही हैं साउथ में। किससे? हिमालय का साउथ क्या हुआ? हिमालय के नीचे का एरिया, ठीक है। हिमालय वैसे भी हमारे टॉप पे है, नॉर्थ में है, और हिमालय से ऊपर ऑब्वियसली नॉर्थ में चलती है ये वेस्ट समर्स में, ठीक है। क्योंकि इसको क्या अफेक्ट कर रहा है? वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज हो रही हैं। वेस्टर्न साइक्लोनिक एक्सपीरियंस इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री और ब्रॉड इन बाय द वेस्टर्ली फ्लो। ये इधर यूरोप जो साइड में मतलब सी है ना, आपने देखा है इधर वेस्टर्न साइड में हमारे कौन सी कंट्रीज़ हैं? पाकिस्तान हो गया आपका, इधर इटली हो गया, और ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये सारे हैं। इसके पास ही हमारा जो है डेड सी वगैरह है, तो वहाँ पे साइक्लोन डेवलप होता है। और फिर क्या होता है देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एक्सपीरियंस्ड इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री आर ब्रॉड इन बाय दीज वेस्टर्ली फ्लो। वेस्टर्ली फ्लो की वजह से जो है ये वहाँ का जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज होता है वो हमारी कंट्री में आता है। इसीलिए समर में द सब ट्रॉपिकली वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स मूव नॉर्थ। तो इस वजह से जो हमारी जेट स्ट्रीम होती है वो नॉर्थ को चली जाती है ऑफ द हिमालयस विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। An easterly jet stream called the subtropical easterly jet stream blows over peninsular India approximately over 14 degree north during the summer months। क्या हुआ कि पहले जो थी पूरे ईयर जो है वो साउथ में रहेगी हिमालय से जेट स्ट्रीम, और जब समर्स आएंगे और डिस्टर्बेंस होगी वेस्टर्न साइक्लोनिक की तो कहाँ चली जाएगी जेट स्ट्रीम? नॉर्थ में चली जाएगी। अभी के लिए इतना है, हम नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे इंडियन मॉनसून्स के बारे में। और वैसे आप एक बार देख लीजिए वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आर वेदर फिनोमिना ऑफ द विंटर मंथ ब्रॉट इन बाय द वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम द मेडिटेरेनियन रीजन। वही मैंने आपको बताया कि किस रीजन में होते हैं, तो ये सब दिया हुआ है। और आई होप आपकी समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर योर all the questions. Till then, take care. Bye.